हाँ जी। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या होती है, बेसिस ऑफ चार्ज क्या है वो कर लिया हमने, ठीक है, किस बेसिस पर है वो कर लिया, डीम्ड ओनर क्या होता है वो कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है जी। उसके बाद कौन कौन से सिचुएशन में प्रॉपर्टी इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाती है, बेशक रेंटल इनकम आ रही होती है फिर भी नहीं चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी होती है। अब आगे है जी, कौन से केसेस में जो सेक्शन 22 है वो एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगी, मतलब ये जो नॉर्मल सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा। वो कैसे कहते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इन ए फॉरेन कंट्री, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है फॉरेन कंट्री में, ठीक है, तो आरओआर को टैक्सेबल होएगी होएगी, आपको पता है आरओआर को तो सभी इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे वो अर्न बाहर हुई है, रिसीव बाहर हुई है, ठीक है, सब कुछ बाहर ही, बंदा भी नॉन रेजिडेंट है फिर भी टैक्स, सॉरी रेजिडेंट है तो सभी को, सभी केसेस में सभी इनकम उसको टैक्सेबल होती हैं। आरएनओआर को कब होगा, टैक्सेबल होगी, बट रेंट जो है वो रिसीव इंडिया में होना चाहिए। मतलब अगर आपकी एक प्रॉपर्टी फॉरेन में है, फॉरेन में है, अब देखो ना मैंने अभी आपको क्या बोला, सिर्फ आरओआर के केस में होता है कि भाई प्रॉपर्टी भी बाहर है, अर्न भी और रिसीव भी बाहर हो रही है, तो टैक्सेबिलिटी तो तभी राइज होगी ना अगर बंदा आरओआर है। अब आरएनओआर में क्या हुआ, आरएनओआर में बेशक प्रॉपर्टी बाहर है, प्रॉपर्टी बाहर होने का मतलब क्या हुआ, अर्न बाहर हुई, प्रॉपर्टी इनकम, इनकम अर्न बाहर हुई, ठीक है, पर टैक्सेबल तभी होगी अगर रिसीव्ड इंडिया में हुई है, तो फिर वो इंडियन इनकम बन जाएगी। आ गया जी याद। उसके बाद नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के केस में भी ऐसा ही होगा। तो कुल मिला के समरी इतनी छोटी सी निकली कि भाई जो रेंटल इनकम है, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी आपके पास है वो विदेश में है, हाउस प्रॉपर्टी आपके पास विदेश में है, उस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, तो वो रेंटल इनकम इंडिया में टैक्सेबल आरओआर को होगी, चाहे वो रिसीव बाहर में हो। अगर आरएनओआर या नॉन रेजिडेंट है तो रिसीव्ड इंडिया में होनी चाहिए अगर प्रॉपर्टी बाहर है। अगर प्रॉपर्टी विदेश में है तो आरओआर और आरएनओआर के केस में, सॉरी नॉन रेजिडेंट के केस में और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में रेंट रिसीव्ड इंडिया में होना चाहिए, तभी टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है जी। डिस्प्यूटेड ऑनरशिप, डिस्प्यूटेड ऑनरशिप के केस में भी कहते हैं जो नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। वो कैसे, जैसे हमने पढ़ा था, कंडीशन पढ़ी थी कि भाई बिल्डिंग रेंट जो आना चाहिए बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट से आना चाहिए, प्रॉपर्टी का बंदा असेसी जो है वो प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का ऑनर मैं हूँ, बट प्रॉपर्टी मान लीजिए कब्जा किया हुआ किसी और ने, प्रॉपर्टी का ऑनर मैं हूँ, कब्जा किसी और ने किया हुआ है, रेंट, अब सीधी सी बात है जब मेरे पास मैंने, और डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, विवाद कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, विवाद झगड़ा जो है वो कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। अब कोर्ट कहती है, अब कोर्ट जो डिसीजन लेगा, ठीक है ना, जब वो तब की तब आएगी, अभी तो डिस्प्यूट ही है, जब डिस्प्यूट कोर्ट ने डिसीजन ले दिया तो डिस्प्यूट थोड़ी ना रह गया, फिर तो विवाद सुलझ गया है ना, फिर वो डिस्प्यूट नहीं रह जाता, फिर वो जजमेंट रह जाती है। अब हुआ क्या, विवाद झगड़ा चल रहा है, प्रॉपर्टी मेरे ये, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ मेरी है, आप कह रहे हो मेरी है, कब्जा आपने कर रखा है, आपने किराए पे दे रखी है, और रेंट रिसीव जिसको बंदे को हो रहा है वही टैक्सेबिलिटी देगा, है कि नहीं, रेंट रिसीव जो कर रहा है वही बंदा टैक्स देगा। अगर मेरी प्रॉपर्टी है, रेंट आप रिसीव कर रहे हो, कब्जा आप करके बैठे हुए हो, मैं गरीब आदमी कैसे डिपार्टमेंट को थोड़ा सा तरस आएगा ना मेरे पे, है ना, ये बंदा कह रहा है कि मेरे को प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, और टैक्स भी मैं ही दूं, प्रॉपर्टी कब्जा करके कोई और बैठा है, रिसीव भी रेंट कोई और कर रहा है, तो इतना तो तरस खा ही लेगी डिपार्टमेंट मेरे पे, है कि नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं डिस्प्यूटेड ऑनरशिप के केस में इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, जो बंदा रिसीव करेगा रेंट वही टैक्स देगा। तीसरा है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड के तौर पर, जैसे हम पर ये पहले बढ़ चुके हैं, है ना, स्टॉक इन ट्रेड के केस में नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो है, कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगी हाउस प्रॉपर्टी की,
वही बेशक आप प्रॉपर्टी के मालिक हो, रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव बिल्डिंग से हो रहा है, तब भी वो क्या है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाने वाली है ना, हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाने वाली है। बेशक आपने वो प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे रखी हुई है, स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे बंदे को आम बंदे को तो यही लगता है कि भैया स्टॉक इन ट्रेड के तौर पर है, तो अब ये तो बिजनेस इनकम होनी चाहिए। अब ये स्टॉक इन ट्रेड बेचने के लिए है, आपको याद होगा कल मैं बता चुका हूं, ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है प्रॉपर्टी, है ना, ट्रेडिंग के लिए रखी हुई है, ना कि किराए पे देने के लिए। हाँ, अगर किराए पे देने के लिए रखी हुई है फिर तो आपकी बिजनेस इनकम ही हुई, है ना। जैसे मैंने पीजी की एग्जांपल दी थी आपको, क्वार्टर्स की एग्जांपल दी। उसके बाद कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट जिन बच्चों ने कर रखा है ठीक है, जिन्होंने नहीं कर रखा उनको बता देता हूं। कंपोजिट रेंट क्या होता है, जब हम कोई बिल्डिंग बहुत सारी इक्विपमेंट्स के साथ, अमेनिटीज के साथ, फैसिलिटीज के साथ किसी को लेट आउट करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो रेंट आता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट रेंट। दोबारा सुन लीजिए, बिल्डिंग है, बिल्डिंग और बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ लेट आउट की गई, ठीक है। मान लीजिए कई बार आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बेच देते हैं, बिल्डिंग बेच देते हैं अलॉन्ग विद फर्नीचर, फिक्सचर, एसी वगैरह, है ना, तो उन सब के साथ ही बेच देते हैं, ठीक है। तो उस केस में बेचते हैं ना, अब ऐसे ही कई बार लेट आउट भी कर देते हैं कि भाई, कई देखो ना, जैसे दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में, ठीक है, गुड़गांव हो गया, ठीक है, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे शहरों में जॉब सेक्टर वाले लोग, जॉब वाले लोग, बेंगलुरु हो गया, ठीक है, ऐसे शहरों में बाहर से लोग बहुत आते हैं, है ना, जो एक्चुअली में जॉब करने के लिए आए होते हैं कंपनी में। तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको वो सामान खरीदते थोड़ी ना, उनको ऐसा ही घर चाहिए होता है कि भाई रहें, आते सर ठीक है, रहें वहाँ पर, और जितना टाइम तक उनकी पोस्टिंग है मान लीजिए वहाँ पर रहे, कोई ऐसा दूसरा खरीदी नहीं, किराया पे किया और बाद में बैग पैक करे, कपड़े पैक करे, अपने घर चल दिए, है कि नहीं। तो उन लोगों के लिए बहुत सारे अपना, कई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए रेंट पे दे देते हैं, पूरा का पूरा फुली फर्निश्ड अकोमोडेशन दे देते हैं, है ना। तो उस केस में जो रेंट आया वो कंपोजिट रेंट कहलाता है। उसमें एसी का रेंट भी होगा, फर्नीचर का, ठीक है, बर्तन बुर्तन का भी होगा, बिल्डिंग का भी होगा, ये बहुत सारी चीज़ों का रेंट जब इकट्ठा मिलकर बनता है, आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंपोजिट रेंट बोलते हैं। और कंपोजिट रेंट या तो फिर आईओएस में जाएगा या तो फिर पीजीपी में जाएगा। अगर बंदे का मेन काम ही यही है तो पीजीपी में, अगर वैसे ही एक बिल्डिंग, एक आधी बिल्डिंग है ना, उसको दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर वो पीजी अदर सोर्सेज में चला जाएगा, पर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा कंपोजिट रेंट, ठीक है जी। कंपोजिट रेंट का और बहुत आसान होता है, वैसे ये सारा पूरा डिटेल में आप आईओएस में पढ़ने वाले हो, पर फिर भी बता देता हूं। अब कंपोजिट रेंट अगर सेग्रीगेट हो सकता है, सेपरेबल हो सकता है कि भाई हाँ, ये एसी का किराया है इतना है, फर्नीचर का किराया इतना है, रेफ्रिजरेटर का किराया इतना है, बाकी बिल्डिंग का किराया है, फिर तो ठीक है, फिर तो बात बन गई, कंफ्यूजन वाली कहानी खत्म हो गई, ठीक है कि नहीं। अब वहां पर जो भी बिल्डिंग का किराया हुआ वो हाउस प्रॉपर्टी में चला गया, जो बाकी था, अगर मेरा बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेज में, अगर बिजनेस है तो पीजीबी में चला जाएगा, ठीक है ना। दोबारा बोल देता हूं, अगर आप सेपरेट असरटेन कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि ये बिल्डिंग का किराया है, ये बाकी चीज़ों का किराया है, बिल्डिंग का किराया रेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड के अकॉर्डिंग कंप्यूटेशन हो जाएगी, चला जाएगा, टैक्सेबिलिटी हो जाएगी, और जो बाकी किराया है, बाकी चीज़ों का किराया है, रेंट है, वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आईओएस या पीजीपी में। अगर आपका मेन काम ही यही है तो पीजीपी में चला जाएगा, अगर नहीं है तो आईओएस में चला जाएगा, ठीक है जी। अब है
व्हेन प्रॉपर्टी इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। कब प्रॉपर्टी इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स होती है, मतलब टैक्सेबल नहीं होती, एग्जम्प्ट होती है। व्हेन इनकम फ्रॉम ए फार्म हाउस से इनकम आई है, रेंटल इनकम, वो नहीं टैक्सेबल होगी। वन प्लेस ऑफ एक्स रूलर, शासक है ना, जो पहले राजा महाराजा रह चुके हैं, ठीक है जी, उनकी। उसके बाद प्रॉपर्टी इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी के पास कोई प्रॉपर्टी है, उसे रेंटल इनकम आ रही है, ठीक है जी। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है कोई, उसकी प्रॉपर्टी इनकम आ रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या अस्पताल है कोई, ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल कॉलेज में कैंटीन बनी होती हैं, है ना, हॉस्पिटल में कैंटीन बनी होती हैं, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई पार्किंग वाले होते हैं, तो उनका को मान लीजिए कोई रेंट है या रॉयल्टी है, वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी को इनकम है, ठीक है जी। ट्रेड यूनियन को कोई प्रॉपर्टी इनकम आ रही है, वो एग्जम्प्ट है। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, ठीक है जी, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस है, तो उससे भी जो रेंटल इनकम आएगी वो नॉट चार्जेबल टू टैक्स है। मतलब ये आपको याद रखना है, इन केसेस में एग्जम्पशन दे रखी है, ठीक है। कुछ जायज़ भी हैं, कुछ जायज़ नहीं भी हैं, ठीक है जी। हाँ, अब आते हैं जी मेन मुद्दे पे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट कंप्यूट करनी है, बहुत ही आसान है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे हमें कंप्यूट करनी होती है। सबसे पहले क्या होता है जी, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जैसे हमने पढ़ा कि भाई जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है वो एनुअल वैल्यू बेसिस पर टैक्सेबिलिटी होती है। एनुअल वैल्यू बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, नोशनल बेसिस पर। नोशनल का मतलब होता है नॉट रियल नॉट एक्चुअल, नॉट रियल नॉट एक्चुअल। हम लोगों को लगता है जब हम शुरुआत करते हैं कि भाई हाउस प्रॉपर्टी इनकम का मतलब है रेंटल इनकम आ रही है, रेंटल इनकम, हाँ सर ने बोला था 2 शर्तें, 2 कंडीशन फुलफिल हुई। हाँ, एक बंदा असेसी जो क्या होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, और जो रेंट आ रहा है वो किससे आना चाहिए, लैंड और बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट से आना चाहिए। ये 2 शर्तें पूरी हो गई सर ने जो बोली थी, तो वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल, रेंट का मतलब हम समझते हैं रेंट रिसीव्ड, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। रेंट रिसीव का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेंट रिसीव नहीं होता, आपको कुछ प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है जीएवी तक पहुंचने के लिए। इसलिए बोला जाता है कि जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है एनुअल वैल्यू बेसिस पर चार्जेबल होती है। एनुअल वैल्यू बेसिस पे मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर्टी की हम एनुअल वैल्यू निकालते हैं। एक प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी का को आपने रेंट पे दिया है, उस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू निकालते हैं, सालाना उसकी कहते हैं हमारे हिसाब से ये इनकम बनती है। अब देखिए कई बार क्या होता है, सपोज कीजिए, बहुत सारे केसेस में होता है, कई सारे में, बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी केसेस में ऐसा ही होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं पाते। अब आप देखोगे ना, मोस्टली केसेस में प्रॉपर्टी जब लेट आउट की जाती है, रेंट लिया जाता है बहुत ज़्यादा, रेंट लिया जाता है बहुत ज़्यादा या दिया जाता है, पर पहली बात, ऑनर जो प्रॉपर्टी का ऑनर होता है, बिल्डिंग का ऑनर है, वो जब डीड बनाता है ना, अब मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे केसेस में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, 20-20, 25-25 हज़ार महीने का रेंट, और डीड में कितना लिखा हुआ है, 4,045 रुपये, 4,500 रुपीज़, ठीक है ना, 4,045 रुपये गिनती का। वो क्यों, उससे क्या नुकसान है, बिल्कुल नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान किसको है, बिल्डिंग के ऑनर को। अगर वो पूरा रेंट लिखवा देता है, आपको पता है सबसे पहले उसका टीडीएस कट जाएगा, जब टीडीएस नहीं कटेगा तो इनकम पक्के में आ जाएगी, है ना। मान लो वो टीडीएस के दायरे में नहीं भी आ रहा, फिर भी उसकी पक्के में इनकम आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक प्रोसेस निकाला कि कोई अगर बहुत ज़्यादा चुस्त चालाक बनने की कोशिश करेगा, इसको अपने लपेटे में कैसे लेना है ना, इस बंदे को लपेटे में कैसे लेना है कि एटलीस्ट इतनी इनकम तो, वैल्यू तो प्रॉपर्टी की होनी ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी की इनकम को एनुअल वैल्यू बेसिस पर चार्जेबल किया जाता है।
एनुअल वैल्यू बेसिस पर। अब एनुअल वैल्यू निकालने के लिए एक छोटे से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसका शुरुआत हो जाता है एक्चुअली में GAV से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद हम म्युनिसिपल टैक्सेस पेड लेस करते हैं, तो ये आ जाती है NAV, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है जी, नेट एनुअल वैल्यू आ गई मकान की। कहते हैं हाँ बिल्कुल ये आ गई जी, जो आप वैल्यू एनुअल वैल्यू बोल रहे हो ना, लो ये नेट एनुअल वैल्यू आ गई उस प्रॉपर्टी की जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे। हाँ अब ठीक है जी, हमारे हिसाब से डिपार्टमेंट कहता है हमारे हिसाब से ये प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। संतुष्ट है, डिपार्टमेंट भी संतुष्ट है, आपको तो संतुष्ट होना ही पड़ेगा। दूसरी चीज माइनस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 में क्या होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV। NAV क्या था मैंने आपको बताया, उस प्रॉपर्टी की, उस इमोल प्रॉपर्टी की, उस बिल्डिंग की एनुअल वैल्यू, सालाना कीमत, रेंटल वर्थ। ठीक है, रेंटल वर्थ। अब देखो उन्होंने बोला मान लीजिए 100 रुपये है, सरकार ने बोला कि इनकम टैक्स के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें पता लगा NAV कितनी आई, 100 रुपये। अब आपको, आप कह रहे हो कुछ खर्चे हुए हैं सर, मेरे खर्चे हुए हैं, उसका क्या? पहले क्या होता था, आज से कुछ साल पहले, कुछ नहीं काफ़ी साल, अब तो काफ़ी साल हो गए, जब से मैंने 2008 में 7-8 फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स पढ़ा था, ग्रेजुएशन मेरी 7-8 में जैसे हुई है, तो उससे उस समय जो हमारे मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो उस समय बुक्स में आपको खर्चे हमारे को देखने को मिलते थे। मतलब 2-3 साल पहले ही चेंज हुआ था, आप कह लो 2005 में चेंज हुआ था ये। 2005 तक क्या होता था पहले कि जो बिल्डिंग का ओनर अगर एक्सपेंस क्लेम करना चाहता है तो वो एक्सपेंस का रिकॉर्ड मेंटेन कर ले, दिखा दे, जितने एक्सपेंसेस क्लेम कर लेगा, दिखा देगा सॉरी, तो उतने क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो झमेला होता था, लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था, जिसकी वजह से ठीक है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती थी नजायज ही। तो डिपार्टमेंट ने फिर क्या किया, डिपार्टमेंट ने हटा दिया वो सिस्टम ही, बेकार वाला सिस्टम हटा दिया। कहते नहीं यार ये तो एवं बस ये आपने मकान किराए पे दिया है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा यार, साफ सफाई का थोड़ा बहुत खर्चा हो जाएगा, साल में एक आधी बार पेंट पूंट करा लोगे, है ना, थोड़ा बहुत प्लम्बर का खर्चा हो जाएगा, और क्या होएगा, मान लो टूटी टाटी टूट गई है ना, कुछ और थोड़ा बहुत हो गया, जैसे तो और क्या होएगा, पहली बात तो किराएदार खुद ही करवाते हैं। ठीक है जी, डिपार्टमेंट ने कहा भी नहीं, ये आप लोग जो इतने सारे खर्चे क्लेम करते हो ना, इसको हटाओ, साइड करो इसको। अब एक सिंपल सिस्टम होगा, जो बिल्डिंग की NAV होगी, एनुअल वैल्यू होगी, उसका 30% हम खर्चा आपको अलाउड करते हैं। चलो पकड़ो, एक फिक्स अमाउंट पकड़ो, आपने बोला 100 रुपये NAV, 30% कितना हो गया, 30 रुपीज, 30 रुपये हम मान लिया कि ये 30 रुपये खर्चे हैं आपके। आप कहते हो जी ये जी अपना हमारे क्लीनर आता है जी, यहाँ पे रिपेयर करवाई थी जी, ये हुआ था वो हुआ था, ठीक है, लिफ्ट लगी हुई है, वॉचमैन लगा हुआ है, ये वो XYZ कुछ भी बोला आपने, गार्डनर लगा हुआ है, कह रहे दफा करो सब कुछ कुछ हमारे को लेना देना नहीं है, 30% खर्चे हम अलाउड कर रहे हैं, बस बात खत्म। इसके अलावा कुछ खर्चा हमने अलाउड नहीं करना। उसके अलावा सिर्फ एक खर्चा है, वो हम अगली पॉइंट में पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, फ्लैट 30% आपको एक्सपेंसेस क्लेम हो जाएगा NAV का, फ्लैट 30%। ठीक है जी, तो ये हो जाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद ये है सेक्शन 24 क्लॉज A, नहीं 1 है सॉरी, ठीक है। और क्लॉज 2 क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या होता है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने जो किराए पे दे रखी है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, उसके लिए आपने लोन ले रखा है, मान लीजिए लोन ले रखा है उस लोन का जो किस्त जाती है, इंस्टॉलमेंट जाती है, EMI जाती है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक प्रिंसिपल, एक इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो पे करते हो उसके लिए 80C की डिडक्शन मिल जाती है, इंटरेस्ट जो पे करते हो उसके लिए 24 क्लॉज 2 के लिए, मतलब
सॉरी क्लॉज 2 नहीं है, ये ए और बी है। 24 क्लॉज ए और क्लॉज बी, 24 क्लॉज बी की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। 24 क्लॉज बी की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये चीज है। ठीक है जी। अब कितनी होगी, बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन है, पूरी एक क्लास इसी में लग जाएगी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे। ठीक है जी, इसलिए अभी छोड़ दो इसको। तो ये लेस करने के बाद फाइनली वैल्यू जो आएगी दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, दोबारा सुन लो। पहले जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस ये क्या आ जाएगा, एनएवी। एनएवी में से माइनस करेंगे डिडक्शंस। डिडक्शंस दो हैं, एक 24 क्लॉज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज 30% ऑफ एनएवी, दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, तो फाइनली जो ये वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा जीएवी की, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें तीन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब जीएवी के तीन स्टेप क्या हैं, चलिए देखते हैं। स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है जी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में स्टेप 1 हमारा क्या होगा, कंपेयर म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू को आप फेयर रेंटल वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे, जो हायर होगा वो हम लोग ले लेंगे। ठीक है जी। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू क्या होती है, एमआरवी क्या होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक एरिया की, मान लीजिए बिल्डिंग की, मान लीजिए उन्होंने बोला कि इतने 100 गज का घर है, मकान है, ठीक है, 200 गज का है, एक पोर्शन है उसका 2 कमरे का 2 बेडरूम हॉल का जो सेट है, उसका किराया कम से कम इतना होना चाहिए, होगा कम से कम इतना होगा, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। नंबर 2 फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल मतलब मार्केट में जो रेंट नॉर्मली उस एरिया में चल रहा है। मान लीजिए हम लुधियाना डुगरी में रहते हैं, ठीक है, तो अर्बन स्टेट डुगरी में जो रेंट एरिया का, मान लीजिए हमारे एरिया का जो एक पोर्शन का, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर 100 गज का या 150 या 200 गज वाले, ठीक है, प्लॉट्स हैं यहाँ पर, तो उसका एक पोर्शन का रेंट क्या चल रहा है नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड फेयर रेंटल वैल्यू, है ना, फेयर रेंटल वैल्यू। इन दोनों का जो हायर आएगा, अब स्टेप 2 हमें जाना है। स्टेप 2 में क्या करना है, जो आंसर आएगा उसको क्या बोलते हैं, ईआरवी, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ठीक है जी। अब एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू क्या आएगा, जो स्टेप 1 का हायर आंसर आया था, स्टेप 1 का जो हायर आया था उसको हम कंपेयर करेंगे एसआरवी के साथ। एसआरवी क्या है, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर्टी की बताया जाता है कि भाई बुरी से बुरी भी अगर बनी होगी तो एटलीस्ट यार इतना किराया तो होना ही चाहिए इस बिल्डिंग का, इस बिल्डिंग का एटलीस्ट इतना किराया तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट इतना किराया तो होना ही चाहिए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। अब देखिए इन दोनों में से स्टेप 1 का जो हायर आया और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, अब इन दोनों का जो लीस्ट आया उसको क्या बोलते हैं, ईआरवी। ईआरवी मैंने क्या बोला आपको, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। अब देखो अभी तक हवाई बातें चल रही हैं, अभी तक हवाई बातें चल रही हैं। हवाई बातें कैसे चल रही हैं, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, अरे एक्चुअल किराए की तो बात ही नहीं करी, एक्चुअल जो रेंट है उसकी तो बात ही नहीं हुई अभी तक।
है ना। जो एक्चुअल मेरी जेब में किराया आया है उसकी तो बात ही नहीं हुई। सर मार्केट में इतना चल रहा है, कॉर्पोरेशन वाले इतना कह रहे हैं, स्टैंडर्ड एक्ट वाले इतना कह रहे हैं, हमारे को तो सुना ही नहीं, हम क्या कह रहे हैं, मेरी जेब में किराया कितना आया। इसलिए इसको बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। डिपार्टमेंट कहता है हमारे अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग का एक्सपेक्टेड रेंट इतना होना चाहिए। कहते हैं अब बोलो, अब तुम क्या कहते हो, कितना किराया है दिखाओ जरा। ठीक है, दिखाओ जरा, रसीदें दिखाओ कितना किराया है। अब आप अपना रिकॉर्ड लेकर आओगे, आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इतना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 का आंसर जो आएगा वो GAV कहलाएगा। अब स्टेप 3 में क्या आएगा, ERV। जो स्टेप 2 का आंसर आया उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज रेंट, आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट क्या होता है बताता हूं जी। पहले अनरियलाइज रेंट होता है जो रेंट ड्यू हो गया था, एक्रू हो गया था, पर किराएदार ने दिया नहीं, किराएदार ने दिया नहीं। ठीक है जी। अब डिपार्टमेंट कहेगा किराएदार ने पैसे दिए नहीं और अभी तक वो रह रहा है घर में, हम क्यों भाई अलाउ करें, तेरे को डिडक्शन अलाउड करें। मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव में से माइनस क्यों करने दें। हमने यही बोला ना, एक्चुअल रेंट, मैंने बोला एक्चुअल ERV को मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कैसे आएगा, यहां पर जो पॉइंट है, रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट माइनस तभी होगा अगर कंडीशंस, इस अनरियलाइज्ड रेंट के लिए कुछ शर्तें होती हैं, वो कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तभी अनरियलाइज्ड रेंट अलाउड हो जाएगा लेस होना, अदरवाइज नहीं होगा। समझ रहे हो ना, अनरियलाइज्ड रेंट सब्ट्रैक्ट तभी होगा अगर कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो नहीं होगा। अब वो कंडीशन क्या है, चलिए पहले वही पढ़ते हैं। ये रही है अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट इतना तो आपको पता लग गया, अनरियलाइज्ड रेंट वो रेंट है जो मकान मालिक किराएदार से लेने का हकदार तो था पर किराएदार ने दिया नहीं वो रेंट, किराएदार ने वो रेंट दिया नहीं। यार नाम ही देख लो, अनरियलाइज्ड रेंट। रेंट क्या है, किराया। अनरियलाइज्ड मतलब जो रियलाइज्ड नहीं हुआ, मतलब जेब तक नहीं पहुंचा, दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है ना। अब मेरे को मकान मालिक को किराया उसकी जेब तक नहीं पहुंचा, वो अनरियलाइज्ड रेंट है। अब क्या इतनी बात काफी है डिडक्शन क्लेम करने के लिए, मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल में से माइनस करवाने के लिए, सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए इतनी बात काफी है? नहीं, इतनी बात काफी नहीं है, उसके साथ कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। वो शर्तें क्या हैं, ये हैं। पहली शर्त है टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब हाँ वाकई वो बंदा किराएदार वहां पे रह रहा है, नंबर 1। नंबर 2, डिफॉल्टिंग टेनेंट शुड हैव वकेटेड द प्रॉपर्टी। जो जिसने डिफॉल्ट किया है, किराया नहीं दिया, उस बंदे ने मकान खाली कर दिया। बिल्कुल सही बात है। ऐसा कैसे होगा, एक बंदा आपका किराया नहीं दे रहा, आप कह रहे हो सर किराया नहीं दे रहा, किराया नहीं दे रहा, और आप उसकी अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, और आप कहते हो वो मकान में अभी भी रह रहा है। कहते ऐसे कैसे चलेगा भाई, है ना, ऐसे नहीं चलेगा, तो मकान खाली करवाना पड़ेगा। डिफॉल्टिंग टेनेंट शुड हैव वकेटेड द प्रॉपर्टी। नंबर 3, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द ऑनर और असेसी। बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा कोई बेवकूफ इंसान होता है। अब आपने मुझे उधार पैसे दिए, मैंने आपके पैसे डिफॉल्ट कर लिए, अब आप फिर दोबारा मुझे पैसे दोगे? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं दोगे ना। एक बंदे ने आपके मकान में रहा, वो किराया आपका दिया नहीं, आप इतने बेवकूफ तो है नहीं कि आपने दूसरे मकान में कहा यार तूने मेरे पहले मकान का 3 महीने का किराया मार लिया, अब ऐसे कर, अब दूसरे मकान में रह ले, अब दूसरे मकान का भी किराया मार ले।
इतना कोई बेवकूफ़ इंसान होगा? कतई नहीं। इसलिए कॉमन सेंस वाली बात बोली है कि भाई जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है, वो एनी अदर प्रॉपर्टी के ऑक्यूपेशन में नहीं है, मतलब आपकी कोई और प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड करके नहीं बैठा हुआ है ना, आपकी कोई और प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करके नहीं बैठा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, पहली शर्त टेनेंसी बोनाफाइड है, दूसरा मकान खाली कर दिया है, तीसरा आपका कोई और मकान वो ऑक्यूपाई करके नहीं बैठा हुआ, चौथा डिफॉल्टिंग टेनेंट ने मकान खाली करवाने के लिए, कंडीशन देखा जाए तो बेकार ही है, एम ही फालतू की कंडीशन ही है। डिफॉल्टिंग टेनेंट नहीं, असेसी, थोड़ा सा ग्रामर में मिस्टेक है यहाँ पर, डिफॉल्टिंग टेनेंट नहीं, असेसी हैज टेकन द नेसेसरी स्टेप्स टू वकेट द हाउस प्रॉपर्टी, है ना। असेसी करेगा ना, मकान मालिक क्यों करे, हो किराएदार क्यों करेगा भाई, है ना। असेसी हैज टेकन द नेसेसरी स्टेप्स टू वकेट द हाउस प्रॉपर्टी, है ना, उसने पूरी कोशिश कर ली है मकान खाली करवाने के लिए, है ना। पांचवा है असेसी हैज टेकन द नेसेसरी स्टेप फॉर द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। चौथी कंडीशन देखा जाए तो बड़ी बेकार है, बाकी पांचवी तो बिल्कुल जेन्युइन है, बाकी सारी पे जेन्युइन है चारों। पांचवी क्या है, मकान मालिक ने पूरी कोशिश की है कि किराया प्यार से, है ना, गुस्से से, लड़ाई से, सब कुछ साम दाम दंड भेद अपना के देख लिया, किराया नहीं रिसीव, बंदा ढीठ निकला, नहीं दे के गया वो, ठीक है जी। तो कुल मिला के 5 शर्तें हैं अगर आप अनरियलाइज्ड रेंट को क्लेम करना चाहते हो। अनरियलाइज्ड रेंट को क्लेम करना चाहते हो, मैं बार बार अलग अलग शब्दों से इंग्लिश में, हिंदी में, है ना, आपको बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि जब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ तो आप लोग सिर्फ एक बहुत ही छोटे से अपना वर्ड में ही सीमित आपका आंसर रह जाता है, क्योंकि आप शायद सुनते नहीं ध्यान से बात को, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल सटीक आंसर होना चाहिए जो है, इसलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। आपको अनरियलाइज्ड रेंट का एक्सपेंडिचर डिडक्शन क्लेम तभी होगा अगर ये 5 शर्तें पूरी कर देते हो। टेनेंसी बोनाफाइड है, असेसी ने मकान खाली करवाने के लिए नेसेसरी स्टेप ले लिए हैं, मकान खाली कर दिया है, और कोई अपना किराएदार ने, टेनेंट ने और कोई मकान ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ, और पैसे रिकवर करने के लिए उसने पूरी मशक्कत लगा दी है, मतलब हिम्मत पूरा जोर लगाया, बट पैसे नहीं आए। तो कहते हैं कोई बात नहीं, बंदा ये लग रहा है सही है, मकान मालिक इसने अपनी तरफ से कोशिश करी है पैसे निकलवाने की, तो इसका मतलब है जेन्युइन है बंदा, ये जेन्युइन है, तो इसको डिडक्शन दे दो, है ना, अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन दे दो, ठीक है जी। अब इसके बाद लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, रेंट रिसीवेबल में से माइनस करोगे अनरियलाइज्ड रेंट, तो जो वैल्यू आएगी उसको आप कंपेयर करोगे ईआरवी के साथ, के साथ। तो इसको लोगे आप विच एवर इज हायर, ठीक है जी, विच एवर इज हायर, देन डिडक्ट लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अब इसका वैकेंसी का क्या फंडा है, क्या पंगा है, ये अभी बताता हूं इसके बाद। तो पहले तीनों स्टेप दोबारा सुनिए फटाफट। अभी वैकेंसी की बात नहीं करूंगा, अभी सिंपल तरीके से बात करूंगा मैं आपको, ठीक है। नंबर 1 पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हमारा, फर्स्ट स्टेप हमारा था नंबर 1, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर। अब पहले स्टेप का हायर जो आया उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंटल के साथ, पहले स्टेप का जो हायर आया उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लोअर जो आया उसको हम बोलते हैं ERV, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू को कंपेयर करेंगे रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट के साथ, तो दोनों का जो विच एवर इज हायर होगा दैट इज कॉल्ड GAV। फिर GAV में से हम वैकेंसी लेस करेंगे, अभी वैकेंसी का उसको इग्नोर कर दो, साइलेंट रख दो साइड पे, ठीक है। तो विच एवर इज हायर, जो विच एवर इज हायर आएगा दैट इज कॉल्ड GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलिए अब कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं।
मान लीजिए मिस्टर ए हाँ, एक चीज और है, एक चीज दिमाग में रखना, बिल्डिंग किसी भी पर्पस के लिए किराए पे दी है, किराए से मतलब किराया ही होता है। आपने रेंट अगर आपने लेट आउट करी है, चाहे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किसी को, चाहे आपने ऑफिस के लिए दी हुई है, चाहे अपने फैक्ट्री के लिए दी हुई है किसी को किराए पे, किराए से मतलब किराया होता है। आप उसको अलग तरीके से मतलब अलग सेंस से मत ले लेना कि भाई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की अब बात हो रही है, नहीं। मैंने तो मकान किराए पे दिया है यार, मैंने बिल्डिंग किराए पे दी है, और वो दो शर्तें पूरी हो जाएंगी तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अब सामने वाला बंदा हो सकता है वो बैंक भी हो सकता है, सामने वाला बंदा फैमिली भी हो सकती है, सामने वाला बंदा फैक्ट्री भी हो सकती है, सामने वाला बंदा दुकान भी हो सकती है, किसी का सीए सीएस का, किसी का डॉक्टर वगैरह का ऑफिस भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक, मुझे तो किराया से मतलब है, वो रेंट इधर ही आएगा, इसी तरीके से ही कैलकुलेट होगा। ठीक है जी। मिस्टर ए लेट आउट द हाउस प्रॉपर्टी एट मंथली रेंट एट द रेट ऑफ रुपी 20,000 पर मंथ, सॉरी 20,000। ठीक है, मंथली रेंट हो गया। और एनुअल म्युनिसिपल वैल्यू है प्रॉपर्टी की, एनुअल म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी रुपीज 2 लाख। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 1,75,000। और फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज 2,20,000। ठीक है जी। मंथली रेंट एक्चुअल कितना है, 20,000 पर मंथ। मंथली रेंट 20,000। और एनुअल म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, एनुअल रेंटल वैल्यू मतलब म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख है, और स्टैंडर्ड रेंटल 1,75,000 है, और फेयर रेंटल वैल्यू 220 है। तो चलिए वन बाय वन स्टेप से निकलते हैं जी आगे। स्टेप 1 क्या होता है जी, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितना है जी, 2 लाख रुपए। फेयर रेंटल वैल्यू कितना है जी, 2,20,000। तो जी आ गया जी विच एवर इज हायर 2,20,000। ठीक है जी, 220 आ गया। उसके बाद स्टेप 2 है जी, ठीक है जी, हायर ऑफ स्टेप 1 2,20,000। और स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू है 1,75,000, विच एवर इज लेस। तो ERV इज एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू इज 1,75,000। ठीक है जी, ERV इज 1,75,000। और लास्ट स्टेप है स्टेप 3, ये किस चीज़ का है, GAV का, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब GAV कैसे आता है जी,
एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू दैट इज 1,75,000 और एक्चुअल रेंट कितना है जी? 20,000 पर मंथ है, तो सालाना कितना हो गया जी? 2,40,000। विच एवर इज हायर। तो अच्छी बात ही हो गई, डिपार्टमेंट ने जो ये देखो ना, जो ईआरवी है ना, ये लीस्ट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम देखा जाए तो वैल्यू क्राइटेरिया तय कर दिया डिपार्टमेंट ने कि भैया जी कम से कम इतना किराया तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। इससे कम दिखाओगे तो हम नहीं मानेंगे, 175 ही मानेंगे। ठीक है ना, इसके पीछे भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, वो करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो गया एक्चुअल रेंट 2,40,000। ठीक है जी। तो हमारा जीएवी क्या हो गया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो गया? 2,40,000। ठीक है जी, 2,40,000। क्लियर है जी? ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इसमें अनरिलाइज रेंट होता 1 महीने का या 2 महीने का, तो वो क्या होता? 2,40,000 में से माइनस हो जाता। ठीक है ना। मान लीजिए 2 महीने का रेंट होता, तो आप क्या करते? अनरिलाइज रेंट 2 महीने का कितना? 1 महीने का 20 है, तो 2 महीने का कितना हो जाता? 40,000। ठीक है जी। तो ये हमारा बन जाता कितना? 2 लाख। तब भी विच एवर हायर कितना आ जाता? 2 लाख रुपये आ जाता। ठीक है ना। तब भी हमारा विच एवर हायर 2 लाख ही आ जाता। ठीक है जी। ये हमारा सिंपल हो गया जीएवी का। इसके बाद अभी हम जीएवी के ऊपर ही एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट करना है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी या लॉस ड्यू टू अदर फैक्टर। लॉस ड्यू टू वैकेंसी का पॉइंट है एक, इसके बाद है लॉस ड्यू टू अदर फैक्टर। अब वैकेंसी क्या होता है? लॉस ड्यू टू वैकेंसी मतलब, अब मान लीजिए इसी केस में अगर मैं यहां पर ये चीजें हटा दूं। अब एक चीज और याद रखिएगा, आप अगर बीकॉम के स्टूडेंट्स हो और इनकम टैक्स मतलब 5वें या 6वें सेमेस्टर में कहीं घूम रहे हो, टैक्स मैन की जो बुक है, और एक और ऑथर है, मतलब बहुत सारी ऑथर की आपको आज की डेट में बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में इनकम टैक्स की, पर कई जगह पे, एक दो जगह पे सिर्फ और सिर्फ, और मैं कुछ चीज का नहीं कहता, इसका सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट गलत दिया हुआ है वहां पर। मैं जो आपको करवा रहा हूँ, ये आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये जो वैल्यूएशन का प्रोसेस होता है, क्राइटेरिया होता है, बिल्कुल रिटर्न ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूँ। ठीक है। जो मैं अब ये लॉस ड्यू टू वैकेंसी अदर फैक्टर वाला पॉइंट बताऊंगा, वो बिल्कुल ही उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है जी। क्योंकि कई जगह पर ये अलग तरीके से लिया जाता है, टैक्समैन की बुक में खास करके। ठीक है। टैक्समैन की बुक में अलग तरीके से है, जो एक्चुअली में हमारी इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट नहीं करती। ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है, बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है कि उनका आंसर डिफरेंट है इंस्टीट्यूट के हमारे आंसर से। ठीक है जी। तो कुल मिला के बात याद रखने वाली ये है कि यहाँ पर दो तरीके के लॉस आ सकते हैं, एक लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू अदर फैक्टर। ठीक है जी। अब वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई, अब मान लीजिए यहाँ पर 6 महीने मकान खाली रहा, 6 महीने मकान खाली रहा। ठीक है जी। 6 महीने मकान खाली रहा, तो यहाँ पे किराया एक्चुअल रेंट रिसीव कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है जी। 120 हो गया। अब विच एवर हायर लेना है कि विच एवर लोअर लेना है? क्वेश्चन 1 आ गया। अब मान लीजिए अदर फैक्टर की वजह से विच एवर हायर हो गया, ओ ये जो 2,40,000 है, ये लोअर आ रहा है किस वजह से? सॉरी, अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर मतलब आपका किराया ही कम है। सपोज करो मकान का किराया कितना है? 10,000 रुपये।
तो साल का कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। तो ये तो एक्चुअल रेंट ईयरवी से बिलो हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है? तो इसी तरीके के क्वेश्चन का, अब मान लीजिए अनलाइज रेंट ही ज्यादा हो गया, मान लीजिए 6 महीने मकान, 6 महीने का किराया आया ही नहीं आपको, अब फिर 1,20,000 चला गया, अब क्या करना है? इसी तरीके के क्वेश्चन कल हम पहले नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है जी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू अदर फैक्टर, फिर आगे सिर्फ एक ही पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। बस चैप्टर मलाई की तरह आपका जबरदस्त हो जाएगा, प्रैक्टिकल समेत। ठीक है।